हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीज़ा लाइन। तो आज मैं आपको बोलने वाला हूँ फ्रांस का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो इंडिया से और क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट नंबर पे है पासपोर्ट। पासपोर्ट तुम्हारा लास्ट 10 ईयर के अंदर इशू होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 10 ईयर के अंदर तुम्हारा पासपोर्ट इशू होना चाहिए। और पासपोर्ट के जो है ना वो वैलिडिटी एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स मस्ट होना चाहिए। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा 6 मंथ्स वैलिडिटी लेके ही चलो। और लास्ट 2 वाइट ब्लैंक पेज होना ही चाहिए। पासपोर्ट के ऊपर जो है ना शेंगन वीज़ा का स्टैम्प लगेगा, इसलिए लास्ट 2 वाइट ब्लैंक पेज होना ही चाहिए और ये मस्ट है। और सेकंड नंबर पे है तुम्हारा फ़ोटो। तुम्हारा फ़ोटो 35 mm to 45 mm के अंदर होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 80% फेस फोकस होना चाहिए और कोई ग्लास नहीं होना चाहिए, कोई स्माइलिंग नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फेस होना चाहिए और कंप्लीट 80% फेस फोकस होना चाहिए। कोई भी शॉप में तुम जाओगे तो वो लोगों को बोलोगे कि वीज़ा के लिए चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, वो लोग बना के तुम्हें दे देगा। 3 नंबर पे है तुम्हारा कवर लेटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देखो, कवर लेटर ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो बहुत प्रॉब्लम है, ज़्यादा छोटा बनाओगे बहुत प्रॉब्लम है। मीडियम साइज़ पे होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। तुम्हारा पर्पस क्या है उधर जाने के लिए? ट्रेवलिंग पर्पस है तो तुम लिखो क्यों, कहाँ ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो और कितने दिन के लिए जा रहे हो, कितना पैसा तुम्हारे पास है, तुम इंडिया में करते क्या हो। पूरा टू द पॉइंट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कवर लेटर के अंदर। अगर पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा और टू द पॉइंट नहीं होगा और एम्बेसी को समझ में नहीं आएगा तो वीज़ा 100 to 100% रिजेक्ट हो जाएगा। कवर लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है शेंगन वीज़ा के लिए और जितना टू द पॉइंट और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करोगे उतना ही अच्छा है शेंगन वीज़ा मिलने का चांस। देखो, चौथा नंबर पे है तुम्हारा फ़्लाइट रिजर्वेशन। तुम्हारा जो फ़्लाइट का जो रिजर्वेशन है ना, वो तुम पेड बुकिंग भी लगा सकते हो और डमी बुकिंग भी लगा सकते हो। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट है, बहुत अच्छा है, पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट है और तुम्हारा फाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो तुम पेड फ्लाइट टिकट बुकिंग ही लगा दो, वो सबसे बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा कुछ डाउट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 50-50 चांसेस है, तो मैं ही रिकमेंड करूँगा कि डमी बुकिंग लगा दो। डमी बुकिंग बहुत आसानी से मिल जाएगा और बहुत सस्ते में मिल जाएगा और इतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम्हारा पैसा भी सेव हो जाएगा। तो तुम डमी बुकिंग लगा सकते हो और अगर तुम्हारा चांसेस 50-50 है। अगर तुम्हारा फाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो तुम पेड बुकिंग भी लगा सकते हो। वो थोड़ा रिस्की होता है, बट अगर लगाओगे तो फाइल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और तुम्हारा प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा प्रोफाइल कैसा है। 5 नंबर पे है तुम्हारा होटल बुकिंग रिजर्वेशन। होटल बुकिंग जो रिजर्वेशन होता है वो एक्चुअली तुम पेड भी लगा सकते हो और फ्री बुकिंग भी लगा सकते हो। बट यूरोप में ज़्यादातर जो होटल होते हैं वो ज़्यादातर पेड बुकिंग ही मांगते हैं। जो हॉस्टल वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, तुम फ्री बुकिंग भी ले सकते हो, बट होटल जो होता है वो पेड बुकिंग मस्ट लेते हैं। तो तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम पेड बुकिंग कर सकते हो, बट तुम्हारा जो बैंक बैलेंस है वो ऐसा होना चाहिए कि सपोज तुम 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो तो 1 हफ्ते का तुम पेड बुकिंग लगा रहे हो और जैसे कि लाइक तुम्हारा 1 लाख इंडियन रुपीस खर्च हो रहा है होटल में और तुम्हारे पास एटलीस्ट 3-4 लाख है ऑलरेडी खर्च करने के बाद, तो ऐसा होना चाहिए। सो 6 नंबर पे है कि तुम्हारा ट्रैवल आइटिनरी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पूरा वीज़ा प्रोसेस में। देखो, अगर तुम आइटिनरी में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि तुम किधर जा रहे हो, कौन सी जगह पे जा रहे हो, कितना दिन तक तुम रुकोगे, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा आइटिनरी में, तो आपका वीज़ा बहुत ही हाई चांसेस है कि रिजेक्ट होगा ही होगा। क्योंकि ट्रैवल प्लान जो है ना वो डे टू डे प्लान आपको डालना होगा ट्रैवल आइटिनरी में। जैसे कि तुम पेरिस में 3 दिन स्पेंड कर रहे हो, उसके बाद एम्स्टर्डम में 2 दिन,
उसके बाद तुम ब्रसल्स में 2 दिन, तो वो बहुत ही, पेरिस में 3 दिन तुम क्या करोगे, कौन सी एक्टिविटी करोगे, कौन सी पेरिस की कौन सी हिस्टोरिकल मोनूमेंट तुम जाओगे, घूमोगे, किधर कैसे टाइम स्पेंड करोगे, सब कुछ डालना होगा ट्रैवल आइटनरी में। पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए ट्रैवल आइटनरी में। अगर ट्रैवल आइटनरी में तुम एक्सप्लेनेशन नहीं करोगे, क्या कर रहे हो, तुम्हारा सॉलिड प्लान क्या है ट्रैवल का, क्या ट्रैवलिंग प्लान है तुम्हारा एक्चुअली यूरोप में, वो तुम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करोगे तो 100% चांसेस है कि तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट होगा ही होगा। क्योंकि एम्बेसी जो है ना, बहुत अच्छे से ट्रैवल प्लान को रीड करते हैं और समझते हैं, उसके बाद वीज़ा ग्रांट करते हैं। क्योंकि ट्रैवल प्लान परफेक्शन होना ही चाहिए। जैसे कि अभी तुम दिखा रहे हो कि मैं आज एक रात स्विट्ज़रलैंड जाऊंगा, नेक्स्ट डे में इटली जाऊंगा, नेक्स्ट डे में फ्रांस जाऊंगा, तो उसको समझ में आ जाएगा भाई ये बंदा घूमने नहीं जा रहा है, ये बंदा कुछ अलग ही करने जा रहा है, तो उनको समझ में आ जाएगा। तो इस वजह से ट्रैवल प्लान जो है ना, वो पूरा परफेक्ट रखना और पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालना। तुम जिधर जिधर भी जाओगे, क्या करने के लिए जा रहे हो, कितने दिन रहोगे, कौन सी सिटी में रहोगे, और क्या क्या हिस्टोरिकल मोनूमेंट तुम विजिट करोगे, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तुम्हें डालना पड़ेगा ट्रैवल आइटिनरी में। और 7 नंबर पे जो है ना, वो है कि तुम्हारा ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। तुम्हारा ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस 30,000 यूरोस कवरेज होना चाहिए, और पूरा शेंगेन कंट्रीज़ में, पूरा शेंगेन जितनी भी कंट्री, वो पूरा सब कंट्री में वो कवर होना चाहिए। और जितने दिन तुम रहोगे उतना दिन ही तुम्हारा कवर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वीज़ा, उसमें भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। और 30,000 कवरेज का मतलब ऐसा नहीं कि 30,000 यूरो तुम्हें पे करना है, ऐसा नहीं है। वो तुम्हें जस्ट एक अच्छे जो है ना कंपनी से शेंगेन वीज़ा का जो है ना, वो शेंगेन वीज़ा के लिए एक ट्रैवल इंश्योरेंस ख़रीदना है। जैसे कि तुम 7 दिन के लिए जा रहे हो तो 1 महीने के लिए तुम ख़रीद लो, वो 810 के अंदर ही पड़ जाएगा इंडियन रुपीस में, तो वो तुम खरीद सकते हो। और देखना है कि पूरा शेंगेन जितने भी कंट्री से, वो पूरा सब कंट्री में कवरेज करे। और जो है ना, तुम जितने दिन तुम रहोगे उतना दिन ही उतने दिन से तुम ज़्यादा ही लो, क्योंकि इधर अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, तुम सीख हो गए, तो तुम्हें वो जो 30,000 जो इंश्योरेंस है ना, वो तुम्हें कवरेज कर लेगा इधर यूरोप में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर पे है तुम्हारा शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो डॉक्यूमेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से तुम्हें फिल करना है। और पूरा डॉक्यूमेंट का जो है ना, तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि तुम्हारा पासपोर्ट है, पासपोर्ट का जो डाटा है ना, जो भी इंफॉर्मेशन पासपोर्ट का, अकॉर्डिंग टू सेम इंफॉर्मेशन ही तुम्हें डालना है इस फॉर्म के ऊपर, ठीक है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारा नाम पासपोर्ट में जैसा है, तुम्हारा नाम सेम टू सेम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में सेम ही होना चाहिए। देखो 9 नंबर पे है तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो लोग जॉब करते हो उन लोगों के मैं बता रहा हूँ। देखो बैंक स्टेटमेंट जो है ना, बहुत ही स्टेबल होना चाहिए। तुम्हारा ट्रांजैक्शन बहुत ही स्टेबल होना चाहिए, एटलीस्ट 3 to 6 months। जैसे कि तुम्हारा सैलरी 30,000 है, हर महीना तुम्हें 30,000 मिलता है, तो तुम्हें हर महीना 30,000 ही क्रेडिट होना चाहिए तुम्हारे अकाउंट में। ऐसे नहीं कि तुमने 30,000 तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तुम किधर से 10,000 ले रहे हो, उधर से 50,000 ले रहे हो, उधर से 2 लाख लेके डाल दिए हो। ऐसे नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा जो प्रोफाइल है वो सैलरी प्रोफाइल है। सैलरी प्रोफाइल में ऐसा होता है कि तुम्हारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो तुम्हें एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना है। जैसे कि हर महीने 30,000 करके वो 6 महीने तक तुम्हें मेंटेन करना है, उसके बाद ही तुम्हें अप्लाई करना है। क्योंकि अगर सपोज फॉर एग्जांपल तुमने किसी से वो तुमने उधार ले लिया 15,000, या किसी ने तुम्हारे अकाउंट में ऐसे ही डाल दिया, वो भी बहुत मिस ट्रांजेक्शन हो जाएगा, वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए वीज़ा जो है ना, वीज़ा लेने में। क्योंकि वो जो ट्रांजेक्शन है ना, वो तुम्हारा प्रोफाइल ख़राब कर सकता है। तो तुम्हें वो मेंटेन करना है, क्योंकि तुम्हें एक अमाउंट ही सिर्फ एक
पार्टिकुलर अमाउंट ही तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये जॉब होल्डर के लिए, जो लोग नौकरी करते हो, जो लोग इंडिया में कोई भी कंपनी में नौकरी करते हो, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। बैंक स्टेटमेंट, जो लोग बिजनेस करते हो, जो लोग सोलो प्रोप्राइटरशिप करते हो, जिन लोगों का कंपनी है इंडिया में, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखो, बैंक स्टेटमेंट जो है ना, बैंक स्टेटमेंट तुम लोगों का 2 होना चाहिए। जैसे कि जो लोग बिजनेस करते हैं, इन लोगों के लिए 2 बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। एक होता है करंट अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट, एक होना चाहिए सेविंग अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट। और करंट अकाउंट का जो है ना, पूरा बैंक स्टेटमेंट तुम्हें दिखाना है, कितना ट्रांजैक्शन होता है, कितना टर्नओवर होता है, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तुम्हें दिखाना है एमबीसी को। और सेविंग जो है ना, सेविंग में तुम्हें कितना तुम्हारे पास सेविंग है, और करंट अकाउंट से हर महीना तुम कितना पैसा लेते हो, कितना अमाउंट तुम लेते हो, वो एक स्टेबिलिटी भी, उसका भी एक स्टेबिलिटी होना चाहिए। क्योंकि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर महीना तुमने 15,000 ले रहे हो तुम करंट अकाउंट से। फॉर एग्जांपल, करंट अकाउंट से तुम सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो सेविंग के लिए 15,000, सडनली तुमने 2 लाख डाल दिया सेविंग अकाउंट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एक स्टेबिलिटी होना चाहिए, एक क्लियर होना चाहिए कि हर महीने तुमने 15,000 ले रहे हो करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट जो है ना, वो तुम्हारा बिजनेस का है, बट सेविंग जो है ना, वो तुम्हारा खुद का है। तो सेविंग अकाउंट में तुम जो भी पैसा ले रहे हो करंट अकाउंट से, वो एक लेवल, एक स्टेबिलिटी के साथ लेना होगा तुम्हें। क्योंकि तुम्हारा जो बिजनेस है वो तो तुम्हें चलता ही रहेगा, बिजनेस तो तुम करते ही रहोगे। ठीक है, बिजनेस का तो तुम्हें वो ट्रांजैक्शन दिखाना ही है। ठीक है, वो तुम उधर कर सकते हो, आज 2 लाख, कल 15,000, 20,000, वो करंट अकाउंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट सेविंग अकाउंट जो है ना, उसमें तुम्हें जो भी पैसा ले रहे हो करंट अकाउंट से, वो एक स्टेबिलिटी होना चाहिए। हर महीने, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल 15,000 ले रहे हो तो 15,000 ही लेना चाहिए, 15,000 ही लेना चाहिए, 6 महीने तक ऐसे ही कंटिन्यू करना है। ठीक है, ऐसे नहीं तुम 15,000 ले रहे हो, सडनली तुमने 2 महीने के बाद तुमने 2 लाख डाल दिया सेविंग अकाउंट में करंट अकाउंट से, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे होगा तो डाउट हो जाएगा, वो भी एक रिजेक्शन का एक पॉइंट हो सकता है। 10 नंबर पे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर जॉब होल्डर। जो लोग नौकरी करते हो, आप लोग ऐसे कर सकते हो कि आप लोग लास्ट 2 to 3 इयर्स का जो है ना, वो फॉर्म 16 लगा सकती हो वीज़ा के लिए। फॉर्म 16 लगाओगे तो वीज़ा 100% मिल जाएगा। जो भी आपके पास अगर 2 साल का फॉर्म 16 नहीं है, ITR फॉर्म 16 नहीं है, तो आप 1 साल का भी लगा सकते हो। बट मैं ही रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट 2 साल का लगाओ। 3 साल नहीं होगा तो 2 साल का लगाओ। हाँ, तो आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए, देखो, इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। वो फाइनेंशियल आपका रिपोर्ट है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको 2 ITR भरना है। एक होता है करंट ITR, करंट अकाउंट, आपका बिजनेस का ITR जो होना चाहिए, वो एटलीस्ट 2 से 3 साल का होना चाहिए। और एक होता है आपका पर्सनल ITR, वो भी 2 से 3 साल का होना चाहिए। सैलरी स्लिप एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स का लगाना ही चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप जॉब करते हो तो 3 to 6 मंथ्स का मस्ट लगाना चाहिए सैलरी स्लिप। वो लगाओगे और इसको मेंटेन होना चाहिए। सैलरी स्लिप जो है ना, वो मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि हर महीना आपके पास 30,000 क्रेडिट हो रहा है, अकाउंट में आ रहा है, तो 30,000 ही लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ज़्यादा लगाने की मत कोशिश करो। जो भी है इनकम, सॉलिड इनकम है और एक स्टेबिलिटी के साथ अगर इनकम आ रहा है, सैलरी हो, तो आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर तुम ज़्यादा लगाने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत फाइल रिजेक्ट भी हो सकता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर जॉब होल्डर। जो लोग नौकरी करते हैं इंडिया में, उन लोगों के लिए एटलीस्ट NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अप्रूव करके लेना ही है। वो किससे लेना है? जो आप जिस कंपनी में नौकरी करते हो, उस कंपनी का जो HR होता है, ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर होता है, उनसे आप बात करोगे, वो लोग बना के दे देगा। नेक्स्ट है बिजनेस। जो लोग बिजनेस करते हो, जिसका प्रोफाइल बिजनेस है, अगर आपका प्रोफाइल बिजनेस है तो आपको एक बात याद रखना चाहिए कि आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन मस्ट होना चाहिए। GST, MSAB का लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, म्यूनिसिपल लाइसेंस। ठीक है, वो सब डॉक्यूमेंट मस्ट होना चाहिए आपके पास, और वो सब डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। ठीक है, वो फोटोकॉपी सबमिट करना है। ठीक है,
और अगर आपके पास जैसे कि जीएसटी नहीं है, अगर जीएसटी आपके पास नहीं है अभी इंडिया में, तो वो एक्चुअली सॉलिड बिजनेस नहीं है। तो बहुत मुश्किल हो सकता है कि बिना जीएसटी के आपको बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। फिर भी आप जो भी आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है वो लगा के आप देख सकते हो, ट्राई करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका रेसिडेंट प्रूफ लगा सकते हो, जैसे कि आप रेशन कार्ड भी लगा सकते हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड भी आप अटैच कर सकते हो, वो एडिशनल है, अगर चाहो तो आप लगा सकते हो स्ट्रॉन्ग टाइज के लिए, ठीक। और लास्ट में बताऊंगा कि प्रोसेसिंग टाइम कितना लग सकता है। देखो, एक महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हो, डिपेंड करते हैं एम्बेसी की ऊपर। आपका प्रोफाइल अगर अच्छा है तो ऐसा भी हो सकता है 15 दिन में भी लग सकता है, 14 दिन में भी लग सकता है। ऐसे भी मैंने देखा है 10 दिन में वीज़ा आ गया, और ऐसे भी मैंने देखा 6 महीना भी हो गया, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, वीज़ा नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो मैं ही ये बताऊंगा लास्ट में कि भाई आप पूरा डॉक्यूमेंट जो है ना, पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट रखो आपके साथ और ट्राई करो, लग जाएगा। आज के लिए इतना ही, दुआ करें आपका वीज़ा मिल जाए, ठीक है। तो मेरे वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, और इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचना चाहिए। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, किसी तरह की भी हेल्प चाहिए, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या आप मेरे को सीधा डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। कॉल करके मेरे से कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। मैं पूरा 100% आपको हेल्प करूँगा शेंगेन वीज़ा लगने में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।